और आपको बताएं आज मकर संक्रांति के मौके पर लोग नदी तटों पर स्नान ध्यान में जुटे हुए हैं। देश भर में अलग अलग जगहों की तस्वीरें आई हैं। गंगा में डुबकी लगाते लोगों की तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। 5 तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। कैसे आज आस्था की डुबकी लगाई जा रही है आप देखिए। प्रयागराज में संगम तट पर जहां माघ मेला लगता है वहां लोगों की भीड़ कैसी है। काशी में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं जहां वाराणसी के तट पर लोग गंगा में डुबकी लगाते नजर आए। इसके अलावा देखिए जन सैलाब, आस्था का सैलाब उमड़ता नजर आया हरिद्वार में। कोलकाता में भी लोगों को आप देख सकते हैं किस तरीके से स्नान ध्यान में सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही लगे हुए हैं। तो आज ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं मकर संक्रांति के मौके पर किस तरीके से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए वाराणसी में भी गंगा घाट पर श्रद्धालु सुबह से ही स्नान ध्यान में जुटे हुए हैं। लोग दान पुण्य में लगे हुए हैं। भरत जी, आज स्नान हो रहा है जबकि अगर कहा जाए तो संक्रांति कल है। स्नान 14 तारीख को मानने वाले जो हैं हमारे 14 जनवरी को मान के चलते हैं, तो आज तो लगभग हमारे समझ से 70% भीड़ हो गई। संक्रांति का फल बहुत बड़ा होता है। जो दान पुण्य करते हैं उनका जो ग्रह करता है और ग्रह के साथ साथ वो अच्छे योग्य कर्म की फल प्राप्त। पहले गंगा स्नान आज आपने किया है, संक्रांति तो कल है, आज स्नान किया है। सर जब भी समय मिल जाए, वैसे मकर संक्रांति पुरानी परंपरा के अनुसार 14 जनवरी को होता है, इसलिए गंगा स्नान आज किया गया। आज का भी पुण्य है और कल का भी पुण्य है। स्नान दोनों दिन हो सकता है। सर ये पुरानी परंपरा आज से बहुत सालों पहले से हम अपने दादा दादी, मम्मी पापा इन लोगों से सुनते आ रहे हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति पर लोग स्नान ध्यान तो कर रहे हैं, वहीं आज खिचड़ी खाने का और दान करने का भी महत्व है। माघ मेले में खिचड़ी का लंगर लगाया जाता है। हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर खिचड़ी का स्वाद ले रहे हैं। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने का और खिचड़ी दान करने का खास महत्व होता है। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही तरीकों से इसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और यही मेले से गुजरते हुए देखिए मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हमें यहाँ पर कुछ आयोजन करता दिखे, जिन्होंने भंडारे का आयोजन किया हुआ है। और ये देखिए खिचड़ी का प्रसाद यहाँ पर बांटते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ खिचड़ी का लंगर लगाया जा रहा है और आने जाने वाले पर पहुंचकर खिचड़ी का आनंद ले रहे हैं। देखिए इनसे हम बात करेंगे। सर सुबह से हम देख रहे हैं आप खिचड़ी बांट रहे हैं यहाँ पर, कितने श्रद्धालुओं के लिए आयोजन आपने किया हुआ है? 5000 आदमियों का आयोजन किया हुआ है। सुबह से आप लगे हैं? सुबह से लगे हैं। 7:45 बजे से खिचड़ी बट रही है। अच्छा। हाँ 7:45 बजे से कंटिन्यू खिचड़ी। कल रात से आए थे मैं और सुबह से 7:45 बजे से खिचड़ी बट रही। माँ गंगे की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है कि मतलब भंडारा चलता जा रहा है। तो आप लोग कितने लोग लगे हुए हैं कि ये खिचड़ी? 15 आदमी की टीम है हमारी। 15 आदमी की टीम पूरी कल रात से लगी हुई है और सभी लोग आयोजन में पूरा सहयोग दे रहे हैं। कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करते हैं तो बहुत पुण्य मिलता है। हाँ इसीलिए हम लोग ने भंडारे का आयोजन किया कि मकर संक्रांति के दिन सबको खिचड़ी का प्रसाद मिल सके। जो लोग शरणार्थी गंगा नहा के आए और हमारा प्रसाद ग्रहण करें। तो नए चावल को पकाकर खिचड़ी के रूप में उसका पहला भोग सूर्य देवता को लगाया जाता है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। और वैज्ञानिक रूप से भी, क्योंकि देखिए दही, चूड़ा और खिचड़ी ये बहुत ही हल्के होते हैं और पाचन प्रक्रिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। और यही वजह है कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर दही, चूड़ा और खिचड़ी का प्रसाद बांटा जाता है और यहाँ पर भंडारा चल रहा है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ पूजा सचदेवा, संगम घाट। खबर मुरादाबाद से है, जहां कारोबारी की हापुड़ में चलती ट्रेन में बेरहमी से पिटाई का मामला है। दबंगों ने कपड़े उतारकर बेल्ट से कारोबारी को पीटा है और बुरी तरीके से पीटा है जब तक कि ये कारोबारी बेहोश नहीं हो गया। बेहोश होने के बाद कारोबारी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रेन में लिंचिंग की घटना से कई सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार इस कारोबारी को इतनी बुरी तरीके से लोगों ने क्यों पीटा? कपड़े उतारकर बेल्ट से पीटने का ये वीडियो जब सामने आया तो पुलिस हरकत में आई और न सिर्फ इस कारोबारी को पीटा गया, बेहोशी की हालत में इसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। इस बर्बर व्यवहार के पीछे आखिर क्या वजह है, ये बड़ी जांच है। अब इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने हालांकि गिरफ्तारी कर ली है। पूरे मामले की जांच चल रही है। मुरादाबाद का ये कारोबारी है। हापुड़ में चलती ट्रेन पर इसे किस तरीके से पीटा जा रहा है, एक वीडियो सामने आता है और इस वीडियो के बाद प्रशासन हरकत में। फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुरादाबाद के कारोबारी आसिम हुसैन के साथ पद्मावत एक्सप्रेस में ट्रेन के अंदर जो मारपीट की घटना हुई है और जिसका वीडियो वायरल हुआ है,
खुद आसिम हुसैन हमारे साथ बात करने के लिए हैं। आसिम साहब, ये बताइए, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक आपको ट्रेन के अंदर मार पीट रहे हैं कपड़े उतार करके, ये कब का वीडियो है, कब घटना हुई और ये क्या पूरा मामला है? ये कल रात 7:50 पे ट्रेन चली दिल्ली से जी, और चलते चलते ये जब हापुड़ से कुछ लोग चढ़े और जब ट्रेन के अंदर भीड़ बहुत थी, जब भीड़ बहुत थी तो उधर से धक्का मुक्की हुई तो पीछे से एक शख्स बोला, अभी ये मुल्ला चोर है ये। तो एकदम जब उन्होंने सुना उन्होंने तो मुझे मारना चालू कर दिया। मुझे चार तरफ से 400 घूंसे लाते मारने चालू कर दिए। फिर उसमें से एक बोला, क्या नाम है, अभी इससे कहो, ये कहो कि जय श्री राम के नारे लगा। तो मैंने मना कर दिया तो उन्होंने कपड़े पकड़ कर, मैंने हैंचे तो कपड़े फट गए और मुझे ज़मीन में लिटाल दिया। और ज़मीन में लिटाल के भी इतना मारा कि मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं ऐसी पड़ा रहा आगे और ऐसी पढ़ते मैं अधमरा होकर ऐसी डिब्बे के बाद पड़े, लोग गेट सारे बंद थे। एक शख्स मेरे ऊपर रहम आया और उसने जब गाड़ी ऑटो से निकलने वाली थी, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, बाहर कोई गिर गया। मैं तो क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहता हूँ। इंसाफ चाहते हैं। देखिए, इनके साथ हुई है जो वीडियो वायरल हो रहा है, ट्रेन में जो युवक व्यक्ति को पीट रहे हैं वो इन्हीं का है और इनका कहना है कि उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा डर गए थे और क्योंकि रात का वक्त हो गया था तो इसलिए इन्होंने सिर्फ घर वालों को बताया है और अभी जो पुलिस में वो शिकायत करने के लिए लोग जा रहे हैं। वैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया गया है कि कुछ व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। लेकिन वो इस घटना की गंभीरता से लेते हुए हमारे एस्कॉर्ट कर्मी जो ट्रेन पद्मावत जो दिल्ली से प्रतापगढ़ के लिए जा रही थी, मौके पर तत्काल पहुंचे और वहां जाकर के वहां के सहयात्रियों से पता चला कि ये 2 लड़के जो है जो पीट रहे थे उनको तत्काल अपने कब्जे में लेकर के बरेली जंक्शन पे उतर गए और वहां पर क्योंकि कोई वादी न होने के कारण कोई पीड़ित नहीं था, इसलिए तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, परंतु इस विषय की गंभीरता को देखते हुए उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। आइए बताते हैं कि आखिरकार पूरा मामला है क्या और कारोबारी ने आरोप क्या लगाए हैं। पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में कारोबारी की पिटाई का आरोप है। यह मामला तब सामने आया, मुरादाबाद के कारोबारी की पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में पिटाई होती है। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में कारोबारी की बेरहमी से पिटाई हुई है। कारोबारी आसिम हुसैन को चोर बताया गया और उसके बाद इनकी पिटाई हुई है, ऐसे आरोप है। कारोबारी के कपड़े उतरवाकर बेल्ट से पीटने का भी आरोप है। धार्मिक नारे लगवाने से इनकार करने पर पिटाई का आरोप है। युवकों की पिटाई से कारोबारी बेहोश हो गए थे और पिटाई के बाद मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास उन्हें फेंका गया है, ऐसा भी आरोप है। कारोबारी का दावा है कि किसी ने बचाने की कोशिश तक नहीं की। तो ये है पूरा मामला जो पद्मावत एक्सप्रेस वे में हुआ। इसके बाद सवाल उठता है, पूरी घटना के बाद वाकई सवाल जो उठ रहे हैं उसे आप देखिए, युवक की सरेराह पिटाई अगर होती है, GRP कहां थे? वारदात के वक्त ट्रेन में मौजूद TT कहां था? भीड़ ने बचाव की कोशिश क्यों नहीं की? क्या वीडियो जानबूझकर दहशत फैलाने के नियत से वायरल किया गया? हमलावर 8 से 10 की संख्या में थे, सिर्फ 2 ही गिरफ्तार क्यों हुए? ये सारे सवाल जहन में आते हैं इस घटना के प्रकाश में आने के बाद। लेकिन एक और एंगल ये है कि पिटाई के मामले में अब तक क्या हुआ। रेलवे पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरेली से दोनों ही युवकों की गिरफ्तारी हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है, हरकत में आई है। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित ने शिकायत भी दर्ज कराई। मुरादाबाद GRP थाने में ये शिकायत दर्ज हुई है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि 2 गिरफ्तारी, जांच अभी जारी है। ये तमाम चीजें हैं सवाल के साथ। जो पूरा मामला है ग्राउंड पर अभी कितना आगे बढ़ा है बताएंगे हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान। उबैदुर का रुख करेंगे। उबैदुर, आखिरकार सिर्फ 2 गिरफ्तारी से सवाल उठ रहे हैं। TT कहां था? जो ABP गंगा सवाल पूछ रहा है, उसको लेकर के प्रशासन की ओर से, पुलिस महकमे की ओर से कोई जवाब आता दिख रहा है आपको? देखिए, जो GRP मुरादाबाद के CO हैं देवी दयाल, उनका कहना है कि क्योंकि वादी सामने नहीं आया था तो इसलिए जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद बरेली स्टेशन पर उन 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ABP गंगा ने उठाए हैं वो तो है ही, हालात क्या हैं देश के? हालात ये हैं कि एक व्यक्ति ट्रेन के अंदर पिटता है, उसके बावजूद वो
जीआरपी पर भरोसा नहीं कर रहा, वो स्टेशन पर दूसरा पहलू ये है कि आखिरकार शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई? वीडियो के वायरल होने के बाद ये हिम्मत क्यों जुटाई गई? और क्या भरोसा या इकबाल नहीं था कि हम अगर शिकायत दर्ज करेंगे तो कार्रवाई होगी? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक व्यक्ति ट्रेन के अंदर पिटता है और उसको सिस्टम पर भरोसा नहीं है शायद, इसीलिए वो घर पहुंचता है लगभग 12 बजे। उसके घर के पास में लाजपत नगर पुलिस चौकी है, वहां कोई सूचना नहीं देता वो व्यक्ति और परिवार, ना ही स्टेशन पर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर तो जीआरपी का थाना है। अगर घटना हुई है और उसको पुलिस पर भरोसा होता तो वो सीधा थाने जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका कहना है कि ये घटना कल की है और आज जिनकी पिटाई है उस कारोबारी से आप मिले हैं, क्या वो चोट के निशान दिखाते हैं? क्योंकि एक पहलू ये कह रहा है कि दहशत फैलाने के लिए, एक समुदाय विशेष के लिए या फिर ध्रुवीकरण के लिए ये साजिश भी बताई जा रही है। आपको क्या लगा ग्राउंड पर पहुंच करके, ये सब देख करके? देखिए, मैं रात जब उसका इंटरव्यू कर रहा था, मैंने उसे पूरा वाकया समझा, पूछा कि कैसे घटना हुई। तो लगभग 7 बजे के आसपास ये ट्रेन चलती है दिल्ली से और लगभग 12 बजे के आसपास मुरादाबाद पहुंचती है। तो जो घटना है उसका कहना है कि हापुड़ के बाद जब गढ़ मुक्तेश्वर की तरफ चलते हैं तो हापुड़ के बाद जो स्टेशन पड़ता है वो मुरादाबाद ही पड़ता है, बीच में ये ट्रेन कहीं नहीं रुकती है। यानी कि दिल्ली से चलती है तो हापुड़ रुकती है और हापुड़ से चलती है तो मुरादाबाद रुकती है। उसका कहना है कि हापुड़ के बाद लगभग 10 बजे के आसपास की घटना है। उसका कहना है कि गढ़ मुक्तेश्वर या गढ़गंगा के आसपास ये घटना हुई है और उसको शुरुआत इस तरह से, उसका कहना है कि भीड़ बहुत थी डिब्बे में, कुछ युवक घुसते हैं डिब्बे के अंदर हापुड़ के बाद और वो कहते हैं कि ये चोर है और उसके बाद मारना शुरू कर देते हैं और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं धार्मिक, वो शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसको बुरी तरह मारते पीटते हैं, उसको कपड़े उतार देते हैं। बिल्कुल उबैदुर, इतना आसान नहीं होना चाहिए देश की शांति व्यवस्था को भंग करने की नीयत से ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाला, उसकी नीयत, इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी चीजों को रिपीट करने की कोई हिम्मत ना दिखा पाए। देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल ग्राउंड से इस रिपोर्टिंग के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया उबैदुर। अब बात करते हैं जोशीमठ की और वहां के आपदा। जोशीमठ से खबर, डेंजरस होटल को गिराने के लिए आज तीसरे दिन भी बात करें तो कार्रवाई जारी है। खराब मौसम बड़ी चुनौती है इस वक्त। होटल के डिसमेंटल होने में वक्त लगेगा क्योंकि मशीनों का इस्तेमाल नहीं होना है, मैनुअल तरीके से होटल को डिसमेंटल किया जा रहा है। लेकिन अब तक 185 परिवारों के 657 लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है, ये आंकड़ा सामने आया है। 83 भवनों के 615 कमरों का सर्वेक्षण हुआ है। तो कुल मिलाकर के जोशीमठ में जो स्थिति है उससे निपटने में चुनौती मौसम आ रहा है। खराब मौसम के बीच मैनुअली ऐसे भवनों को गिराना, ऐसे होटल्स को गिराना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन इसके अलावा आंकड़े सामने आए हैं, 185 परिवारों के 657 लोगों को शिफ्ट किया गया है। इस दरमियान सुरक्षित जगहों पर उन्हें भेजा गया है, लेकिन होटल को डिसमेंटल करने में अभी वक्त लगेगा। ये बताया गया था कि 7 से 8 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन खराब मौसम ने चुनौतियों को बढ़ा दिया है। जोशीमठ की स्थिति, जहां डिसमेंटल करने की प्रक्रिया में खराब मौसम आड़े आ रहा है। तो जोशीमठ को लेकर लगातार एक्शन में है सरकार। सरकार ने प्रभावितों की मदद के लिए कई घोषणाएं की हैं, जैसे कि नई टिहरी के तर्ज पर बसाने की कोशिश होगी, 45 करोड़ की आर्थिक सहायता मंजूर, पुनर्वास के लिए 5 जगहों की पहचान और किराए पर रहने वालों के लिए 5,000 का प्रावधान। राहत शिविर में रहने वाले लोगों के लिए रोजाना 450 रुपए होंगे और हर पशु के विस्थापन के लिए 15,000 रुपए होंगे। बिजली पानी का बिल 6 महीने तक के लिए माफ होगा और सरकारी बैंक से लिया लोन 1 साल तक न भरने पर छूट दी जाएगी। सरकारी बैंक के लोन की किश्त को रोकने के लिए केंद्र से अपील की गई है। 1 हफ्ते के भीतर केंद्र से आर्थिक पैकेज की भी मांग की गई है। सीएम और सभी मंत्री 1 महीने का वेतन भी देंगे। तो देखिए, अभी तक राहत और बचाव कार्य के मद्देनजर ये बड़ी अपडेट है, जहां कई तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं उन लोगों को जो कि शिफ्ट हुए हैं या फिर राहत शिविर में रह रहे हैं। इसी बीच आगे बढ़े और आपको बताएं कि जोशीमठ आपदा के कारण ऑली नेशनल विंटर गेम पर भी असर पड़ा है। नेशनल विंटर गेम के आयोजन पर संशय की स्थिति बरकरार है। नेशनल विंटर गेम
होंगे या नहीं होंगे ये अब तक साफ नहीं है। तो जोशीमठ आपदा के कारण औली का नेशनल विंटर गेम होगा या नहीं होगा, इस पर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। साल में एक बार होने वाले बर्फ की चादर पर विंटर गेम्स, जिसका आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर तमाम स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर संशय के बादल हैं। क्योंकि जोशीमठ की जो स्थिति है, रास्ता वही है, वहीं से गुजरना है और नजदीकी भौगोलिक स्थिति लगभग बराबर, और ऐसे में औली विंटर गेम्स होगा या नहीं, इस पर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। जोशीमठ आपदा के बादल औली नेशनल विंटर गेम पर मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी विनोद का ग्राउंड पर मौजूद हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से आपदा के बीच औली नेशनल विंटर गेम, जिसका साल भर इंतजार करते हैं तमाम खिलाड़ी, तमाम पर्यटक, उनके लिए कोई अपडेट नहीं आ पा रही है। कैसी स्थिति है, क्या बातचीत चल रही है ग्राउंड पर, विनोद? देखिए स्नेहलता, फरवरी माह में नेशनल विंटर गेम्स ओली में होने थे, लेकिन अभी पूरी तरह से इन गेम पर संशय बरकरार है, क्योंकि पूरा ध्यान राज्य सरकार का, जिला प्रशासन चमोली का केवल जोशीमठ आपदा है, उससे कैसे निपटा जाए इस पर ध्यान है। लेकिन फरवरी माह में विंटर गेम होने थे, इस पर अभी संशय बरकरार है। हाल ही में जोशीमठ में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री का ये बयान भी सामने आया था कि अलग अलग राज्यों के, यानी बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसके खिलाड़ी विंटर गेम्स में प्रतिभाग करते हैं, लेकिन अभी तक कोई तैयारियां यहाँ नहीं है। मैं ओली में ही मौजूद हूँ और ओली की जो बेहद खूबसूरत नज़ारा है, जिसका इंतज़ार देश के अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी करते हैं, ये तमाम नज़ारा ओली का है। आप देख पा रहे हैं कि फरवरी माह में इसी जगह पर विंटर गेम होने थे। देश के अलग अलग राज्यों के जो खिलाड़ी हैं विंटर गेम्स में प्रतिभाग करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर कोई तैयारियाँ नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने पहले ही विंटर गेम्स की तैयारियाँ यहाँ पर की जाती थी। लेकिन पिछले 15 दिनों से जोशीमठ आपदा बिल्कुल सुर्खियों में है। लगातार जो दरारें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और राज्य सरकार और जिला प्रशासन चमोली से लेकर तमाम बड़े अफसरों का पूरा ध्यान अब चमोली के जोशीमठ आपदा पे है। तो लेकिन अब ये ज़रूर संशय बना हुआ है कि आखिरकार ओली में विंटर गेम होंगे या नहीं होंगे, इसकी साफ तस्वीर कुछ ही दिनों में तय होगी। लेकिन देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ के खिलाड़ी विंटर गेम्स में प्रतिभाग करते हैं, अपनी प्रतिभा को यहाँ पर आजमाते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये ओली का विहंगम दृश्य है, बर्फबारी से लदालद ये ओली का परिसर है। और इसी जगह पर, यानी आप जैसे ही इस 1 किलोमीटर के पैच को और ऊपर जाएंगे तो वहीं पर तमाम विंटर गेम यहाँ पर होते हैं। लेकिन जोशीमठ में जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है और जिला प्रशासन ये कह रहा है कि दरारें कम हो गई हैं, रुक गई हैं, लेकिन इस तरीके की स्थिति बिल्कुल नहीं है। दरारें अभी फ़िलहाल बढ़ रही हैं और ऐसा भी नहीं है कि जोशीमठ आपदा के लेकर स्थिति सामान्य हो, बिल्कुल स्थिति सामान्य नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे ये तमाम 2 होटल को जो सामान्य तरीके से तोड़ने का क्रम है, इसमें भी करीब 10 दिन का समय और लगेगा। लेकिन अब ये मानिए कि अभी जो विंटर गेम जो ओली में होने थे उन पर अभी स्नेहलता संशय बरकरार है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में जोशीमठ आपदा से राहत पाना है। क्योंकि लगातार जिला प्रशासन हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या स्थानीय पुलिस बल हो, और उसके साथ साथ में जो राज्य सरकार के जो मुखिया हैं यानी पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर नज़रें बनाए हुए हैं कि आखिरकार जोशीमठ की स्थिति क्या है, हालात सामान्य होते हैं या नहीं होते हैं, उसके बाद ही ओली में होने वाले विंटर गेम्स के बारे में सोचा जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल कोई तैयारी ओली में विंटर गेम्स की नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समझाइए कि कितना प्रभावित है ये पूरा क्षेत्र। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अभी जो मौसम है या दरारों की स्थिति है, कितना प्रभावित है और कितना लेना देना है जोशीमठ से? बिल्कुल जोशीमठ से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर यानी हाइट पर ये ओली है, जहाँ पर हर साल विंटर गेम होने हैं। लेकिन हम जैसे रास्ते से गुजर ही रहे थे तो कहीं ऐसी जगह पैच है जहाँ पर दरारें इस मार्ग पर भी आई हुई है। तो ये ज़रूर मानिए स्नेहलता, बिल्कुल प्रभावित विंटर गेम हो चुके हैं। अभी तय राज्य सरकार ने नहीं कहे कि इस बार विंटर गेम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक तरफ विंटर गेम है और आगामी 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी। भगवान बद्री विशाल का दरबार भी इसी प्रांगण में है थोड़ी दूर पर। और लेकिन अभी संशय विंटर गेम में है। लेकिन मैं आपको और तमाम दर्शकों को ये भव्य नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए
देखिए ये रोपवे सिस्टम के माध्यम से लोग यहाँ से ऊपर 1 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं और जो खिलाड़ी यहाँ पर प्रतिभाग करने पहुँचते हैं वो अभी तक उनकी स्थिति के बारे में पता नहीं चल पाया कि कौन कौन से राज्यों के खिलाड़ी यहाँ पर होंगे, गेम होंगे या नहीं होंगे। लेकिन हर साल की तरह यानी 2 साल तो कोविड काल के दौरान ये खेल बिल्कुल प्रभावित रहे, लेकिन इस बार बड़ी संशय जरूर है कि जोशीमठ सबसे बड़ी आपदा इस साल बनकर उभरी है, क्योंकि लगातार जो दरारें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं और ऐसा जरूर है कि सरकार से लेकर तमाम जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, SDRF हो, NDRF हो, तमाम स्थानीय पुलिस बल को जोशीमठ आपदा के दौरान लगाया गया है। लेकिन अभी जो फरवरी माह में जो विंटर गेम होने थे, जिसकी तैयारी खिलाड़ी सालों साल से करता है कि ओली में विंटर गेम की तैयारियों में खिलाड़ी ही नहीं, तमाम आयोजक और यहाँ होटल, उत्तराखंड का एक आजीविका का, यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा जरिया पर्यटन है। तो तमाम आयोजक, होटल व्यवसायी, कारोबारी इस खूबसूरत नज़ारे को आपके कैमरा सहयोगी ने जिस तरीके से फ्रेम किया है, यहाँ पर पहुँचने के लिए, जाने के लिए लोग इंतजार करते हैं। लेकिन इस बार उनका इंतजार वाकई उन्हें जाने के लिए मौका देगा, खत्म होगा या नहीं, इस पर संशय की स्थिति बरकरार है। शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।